आप इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली इलेक्ट्रोलाइसिस को बहुत अच्छे से समझने में सक्सेसफुल हो सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस का मीनिंग है कि हम किसी इलेक्ट्रोलाइट के मोल्टन या एक्वा सॉल्यूशन से अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो वो इलेक्ट्रोलाइट अपने एलिमेंट्स में डिकम्पोज हो जाए। चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें जनरली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 96500 कूलाम यहाँ पर लिया जाता है। तो 3 स्टेटमेंट बड़े इंपॉर्टेंट यहाँ पर, मैं चाहूंगा कि आप इसको जरूर दिमाग में रखें। नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कभी दिया हुआ है तो सीधा समझ लो वो नंबर ऑफ फैराडे है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया है तो आपको एवोगैड्रो से डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ फैराडे है। और अगर चार्ज दिया है तो चार्ज को फैराडे में कैसे कन्वर्ट करोगे? चार्ज डिवाइडेड बाई 96500 इक्वल टू नंबर ऑफ फैराडे। और क्या है कि जो सोडियम का मास डिपॉजिट हो रहा है वो उस चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो आप पास कर रहे हैं। मतलब अगर आपने चार्ज को डबल किया तो सोडियम जो डिपॉजिट हो रहा है उसका मास भी डबल हो जाएगा। ये जो Z है अभी इसको हमने देख लिया, EYF, E मतलब उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास और F इज द नंबर ऑफ फैराडे मतलब चार्ज 96500। जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका भौतिकी प्लस में। और आज हम आपको 12th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसका एक पार्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसमें कि बच्चों को जनरली मैंने देखा है कि वो कंफ्यूज रहते हैं, थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम भी फील होती है कि किस तरीके के क्वेश्चंस इलेक्ट्रोलाइसिस में हम जल्दी से जल्दी कर पाएँ। तो मैंने इस वीडियो में बहुत ही कम टाइम में इलेक्ट्रोलाइसिस के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जिनको यूज़ करके आप बहुत जल्दी जल्दी उसके क्वेश्चंस कर पाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे, तो मैंने ये कोशिश की इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली इलेक्ट्रोलाइसिस को बहुत अच्छे से समझने में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो इसलिए ज़रूर देखिए और इसको स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो सबसे पहले देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस का मीनिंग जानते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस का मीनिंग है कि हम किसी इलेक्ट्रोलाइट के मोल्टन या एक्वा सॉल्यूशन से अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो वो इलेक्ट्रोलाइट अपने एलिमेंट्स में डिकम्पोज हो जाए। तो मोल्टन का मीनिंग है मेल्टेड स्टेट, एक्वस का मीनिंग है कि अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डालें तो वो आयंस में डिसोसिएट हो जाए। सबसे पहले इसका एक एग्जांपल लेते हैं NaCl। आप NaCl को मेल्ट करते हो तो मोल्टन स्टेट में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव प्रेजेंट रहता है, करेक्ट। और अगर हम उसको वाटर में डालते हैं तो भी वो Na प्लस और Cl नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाता है। तो NaCl के मोल्टन का अगर हम एग्जांपल लें तो NaCl सॉलिड को मोल्टन में किया, Na प्लस Cl नेगेटिव उसमें आयंस आए और वो कन्वर्ट हो रहा है सोडियम सॉलिड और Cl माइनस जा रहा है Cl2 में। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि Na प्लस से Na जा रहा है और Cl नेगेटिव से Cl2 जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि सोडियम प्लस का रिडक्शन हो रहा है और क्लोराइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। मतलब कि इलेक्ट्रोलाइसिस एक रेडॉक्स प्रोसेस है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट जब पास करते हैं तब ये रिएक्शन होती है। इसका मतलब ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है, हम इसको फिजिबल बना रहे हैं बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस, और वो है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब इसके लिए जो डेल्टा G प्रोसेस होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये प्रोसेस कैसा है, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में हमें एक बात समझ में आई कि एक रिडॉक्स प्रोसेस है, दूसरी बात ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, डेल्टा G इसके लिए पॉजिटिव होगा। अब द इलेक्ट्रोड, जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक सेल है जिसमें कि रिडक्शन होगा उसको कैथोड कहेंगे और जहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा उसको क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं, राइट। एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड वो इलेक्ट्रोड है जिस पर रिडक्शन है। अब रिडक्शन किसका होना है, कैटायन का होना है, उसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, नेगेटिव चार्ज जहाँ होगा, इसका मतलब कैथोड यहाँ पर कैसा होगा, नेगेटिव। तो Na प्लस कहाँ जाएगा, नेगेटिव चार्ज जहाँ ज़्यादा होगा वहीं जाएगा, इसका मतलब वो कैथोड पर जा रहा है। कैथोड कैसा हुआ, नेगेटिव, तो Na प्लस कैथोड पर जाकर रिड्यूस हो गया और सोडियम में कन्वर्ट हो गया। Cl नेगेटिव एनोड पर जाएगा, ऑक्सीडाइज होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन लिए Na पॉजिटिव ने, एनोड पर इलेक्ट्रॉन दिए Cl नेगेटिव में, करेक्ट। इलेक्ट्रॉन का फ्लो चलने लगा और बाहर से हम करंट सप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब Na प्लस रिड्यूस हो गया सोडियम में और Cl नेगेटिव ऑक्सीडाइज हो गया Cl2 में। तो इस बात से हमें पूरा एक प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस का समझ आ रहा है कि सोडियम क्लोराइड का मोल्टन स्टेट लेकर हमने उसको सोडियम और क्लोरीन में ब्रेक कर दिया। जनरली मैंने देखा है कि NaCl को लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, तो बच्चे जल्दी में बोल जाते हैं कि सोडियम क्लोराइड का डिसोसिएशन किस में हो रहा है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। ये इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं है, इलेक्ट्रोलाइसिस है सोडियम क्लोराइड में जो कैटायन एनायन है उनको उनके एलिमेंटल फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन जो हमने लिया है ये जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें जनरली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 96500 कूलाम यहाँ पर लिया जाता है। अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा डिफरेंस आता है। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है, इसको हम 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं।
1 फैराडे मतलब 96500 कूलाम। ये पॉइंट्स जब हम माइंड में बहुत अच्छे से सेट कर लेते हैं तो क्वेश्चंस करने में बहुत हेल्प मिलती है और हमारा टाइम बचता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा टाइम बहुत बचता है। तो मैं चाहता हूं कि जैसे जैसे ये पॉइंट हम लिख रहे हैं इनको आपको दिमाग में बिठाना है कि 1 फैराडे इज द चार्ज मतलब 96500 कूलाम। 1 फैराडे हाउ मेनी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज। 1 फैराडे में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो वो ये आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। फिर आएगा कि अगर कोई हमें दे दे कि आपके पास 100 कूलाम चार्ज है तो हाउ मेनी फैराडे, सीधा सीधा हम चार्ज को डिवाइड करेंगे किससे, 96500 से। अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स की नंबर दे दी जाए तो आप फैराडे कैसे निकालें, तो आपने क्या किया, जितने इलेक्ट्रॉन्स हमें दिए उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड किया, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, वही हमारे नंबर ऑफ फैराडे हैं। तो 3 स्टेटमेंट बड़े इंपॉर्टेंट यहाँ पर, मैं चाहूंगा कि आप इसको जरूर दिमाग में रखें। नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कभी दिया हुआ है तो सीधा समझ लो वो नंबर ऑफ फैराडे है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया है तो आपको एवोगैड्रो से डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ फैराडे है। और अगर चार्ज दिया है तो चार्ज को फैराडे में कैसे कन्वर्ट करोगे, चार्ज डिवाइडेड बाई 96500 इक्वल टू नंबर ऑफ फैराडे। तो ये तीनों पॉइंट नंबर ऑफ फैराडे के लिए आपको दिमाग में अच्छे से बिठाना है। पता है इलेक्ट्रोलाइसिस में प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जब आते हैं तब आपको कंफ्यूजन होती है। सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना हो कि भाई ये फैराडे फर्स्ट लॉ का है, ये सेकंड लॉ का है, तो आप लगा दोगे, आंसर भी निकाल लोगे। लेकिन जब वो थोड़ा कॉन्सेप्ट से पूछते हैं इसमें कितने फैराडे की जरूरत है, इतने फैराडे पास किया तो कितना मास बनेगा, तो आप डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाते हो। तो आपको क्या करना है, हर कॉन्सेप्ट को पहले दिमाग में बिठाना है, उसके बाद क्वेश्चन शुरू करना है। तो यहाँ पर हमें कुछ बात मिली कि 1 फैराडे इज इक्वल टू दिस चार्ज 96500 कूलाम, और 1 फैराडे में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और 1 फैराडे में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। अब फैराडे फर्स्ट लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हो, बिल्कुल बेसिक से सोचना, आप जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हो तो सोडियम क्लोराइड जो मोल्टन में है Na पॉजिटिव वो डिपॉजिट होगा कैथोड पर। तो उन्होंने देखा जैसे जैसे हम चार्ज सप्लाई कर रहे हैं, ज़्यादा चार्ज सप्लाई कर रहे हैं तो वो सोडियम डिपॉजिट होता जा रहा है, उधर साइड में क्लोरीन भी डिपॉजिट होता जा रहा है, वो एनोड पर जा रहा है। तो लॉ क्या है कि जो सोडियम का मास डिपॉजिट हो रहा है वो उस चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो आप पास कर रहे हैं। मतलब अगर आपने चार्ज को डबल किया तो सोडियम जो डिपॉजिट हो रहा है उसका मास भी डबल हो जाएगा। करेक्ट, इसका मतलब हम सोडियम के मास को ही चेक कर रहे हैं जो क्यू बदलने से चेंज हो रहा है। सबसे पहली बात आई W प्रोपोर्शनल टू क्यू। तो इसमें आपने क्या चीज़ फिक्स रखी है, यहाँ पर जो मास है वो सोडियम का ही है, क्यू जो है वो चार्ज है जो आप पास कर रहे हो। तो जैसे ही चार्ज डबल, मास भी डबल सोडियम का। अगर ये मास में क्लोरीन का देख रहा होता तो मैं क्लोरीन के लिए बनाता। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आया W प्रोपोर्शनल टू Q। अब Q हम जानते हैं क्या होता है, I इंटू टी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि W प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी, है ना। I इज द करेंट इन एम्पियर, T इज द टाइम इन सेकेंड, I इंटू टी हो गया Q। तो W प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी, लेकिन ये प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक कॉन्स्टेंट आएगा जो कि Z है। सबसे पहले इस Z के बारे में 2 बातें याद कर लो। Z का नाम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और दूसरी बात Z उस सब्सटेंस के लिए फिक्स्ड है जिसका मास आप चेक कर रहे हो Q के बदलने से। करेक्ट, मतलब Z सोडियम के लिए फिक्स्ड है, लेकिन अगर ये क्लोरीन के लिए एक्सपेरिमेंट हो रहा होता तो ये डिफरेंट आता। इसमें जनरली कंफ्यूजन होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Z जो है उसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और ये सब्सटेंस टू सब्सटेंस डिपेंड करता है, मतलब हर सब्सटेंस के लिए Z की वैल्यू डिफरेंट होती है, राइट। अभी मैं इसके बारे में डिटेल बताऊंगा पूरा, और ये बहुत काम की चीज़ है, इसको जरूर ध्यान से समझिएगा Z का मीनिंग क्या है। तो फिलहाल हमारा ये जो मास है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, Z, I, T। तो I इज द करेंट इन एम्पियर, T इज द टाइम इन सेकेंड, एंड Z इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जो इस पूरे एक्सपेरिमेंट में उस सब्सटेंस के लिए कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है। ओके, अब ये जो Z है अभी इसको हमने देख लिया, E/F, E मतलब उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास, और F इज द नंबर ऑफ फैराडे मतलब चार्ज 96500। तो E/F, E इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट सब्सटेंस जो डिपॉजिट हो रहा है, और ये होगा मोलर मास अपॉन n फैक्टर, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या किया, मास लिया सब्सटेंस का, उस सब्सटेंस का मोलर मास और n फैक्टर I इंटू टी और 96500। अब हमारे पास 2 क्वेश्चन यहाँ पर अराइज हो रहे हैं। सबसे पहला कि इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते, तो वो आ गया मोलर मास अपॉन n फैक्टर, लेकिन व्हाट इज द n फैक्टर इन दिस केस। हम कैसे पता करें कि सोडियम का n फैक्टर क्या है, क्लोरीन का क्या है, O2 का क्या है, जो डिपॉजिट हो रहा है उसका n फैक्टर बहुत ज़रूरी है, करेक्ट। तो और दूसरी बात
जेड जो है वो ई वाई एफ कैसे आया, ई अपॉन एफ जेड कैसे आया, ये दोनों बातें नेक्स्ट उसमें हम देखते हैं कि कैसे इस चीज़ को एक्सप्लेन किया जाए, ई वाई एफ कैसे आया और व्हाट इज़ द एन फैक्टर। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर आपको किसी सब्सटेंस का मास पूछ रहे हैं कितना डिपॉजिट होगा, इतना करंट, इतना टाइम, तो मोलर मास की ज़रूरत है उस सब्सटेंस के और उसके एन फैक्टर की। तो अगली स्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट बात है अब हमारी एन फैक्टर को जानना। इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा। एन फैक्टर मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस जिसको आप डिपॉजिट करा रहे हो थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस, या कोई भी सब्सटेंस जिसको आप किसी दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट कर रहे हो, जैसे Fe+2 से Fe+3, या किसी सब्सटेंस को डिकम्पोज कर रहे हो, H2O से O2 और H2 का बनना डिकम्पोजिशन। तो किसी भी सब्सटेंस को एक मोल को डिकम्पोज करना है, या किसी सब्सटेंस के एक मोल को डिपॉजिट कराना है, या किसी सब्सटेंस के एक मोल को कन्वर्ट कराना है किसी दूसरे सब्सटेंस में, तो कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है वही उसका एन फैक्टर है। करेक्ट, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस डिकम्पोजेस, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड एंड 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस कन्वर्टेड। इसमें जितने एक मोल के लिए किसी के भी टास्क के लिए जितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है उसी को हम कहते हैं उसका एन फैक्टर। करेक्ट, अब देखते हैं यहाँ पर, देखो बहुत ध्यान से देखना। Na+ अगर आपके सॉल्यूशन में है और सोडियम डिपॉजिट हो रहा है तो आप देख पा रहे हैं कि सोडियम का एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है। तो फैराडे इज रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल ऑफ डिपॉजिशन, सोडियम कितना है 1, तो उसका एन फैक्टर कितना हुआ 1। अब ये क्लियर है कि आपने 1 फैराडे पास किया, सोडियम का 1 मोल डिपॉजिट हुआ, एन फैक्टर उसका 1 हुआ, और मास डिपॉजिटेड बाई 1 फैराडे मतलब 23 ग्राम। 1 मोल सोडियम आप जानते हैं 23 ग्राम के बराबर है। तो इसका मतलब 1 फैराडे से आपने 23 ग्राम सोडियम डिपॉजिट किया, और EYF मैंने क्या बताया था, जेड बताया था EYF, मतलब यही उसका इक्विवेलेंट मास है 23 ग्राम डिवाइडेड बाई 96500। 1 फैराडे से जो भी मास डिपॉजिट होता है उस सब्सटेंस को हम उस मास को हम उसका इक्विवेलेंट मास बोलते हैं। करेक्ट, जैसे 1 फैराडे से 1 मोल सोडियम, एन फैक्टर उसका 1, और 1 फैराडे से जो मास डिपॉजिट हो रहा है वो 23 ग्राम है। 1 फैराडे से जो भी मास डिपॉजिट होगा वो उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास ही होता है। आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। इक्विवेलेंट मास का एक फॉर्मूला था जो अभी हमने देखा, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो जरा सोचो, मोलर मास सोडियम का 23 है और एन फैक्टर 1 है, तो 1 फैराडे से जो मास डिपॉजिट होगा वो कितना होगा 23 ग्राम। करेक्ट, लेकिन इसका जो Z है वो 23/96500 आएगा, क्योंकि जो Z है वो पता है क्या है, 1 कूलाम चार्ज पास करने से जो मास डिपॉजिट होता है उसको हम बोलते हैं Z। 1 कूलाम चार्ज पास करने से जो मास डिपॉजिट होता है उसको बोलते हैं Z, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और 1 फैराडे इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट डिपॉजिट मास ऑफ द सब्सटेंस इक्वल टू इट्स इक्विवेलेंट मास। दो चीजें बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट। 1 फैराडे से जो मास डिपॉजिट होगा मतलब 96,500 कूलाम से जो मास डिपॉजिट होगा वो तो होगा E के बराबर, और 1 कूलाम चार्ज से जो मास डिपॉजिट होगा वो डेफिनेटली EY96500 होगा। तो इसका मतलब EY96500 क्या हुआ, Z। अब चेक करते चलते हैं। अगला आया कॉपर। कॉपर पर चार्ज कितना है 2+, 2 इलेक्ट्रॉन Cu। इसका मतलब 1 मोल कॉपर को डिपॉजिट कराना है तो नंबर ऑफ फैराडे कितने रिक्वायर्ड है 2। इसका मतलब 1 मोल कॉपर को डिपॉजिट कराने के लिए 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि उसका एन फैक्टर 2 है। अब 1 फैराडे से जो मास डिपॉजिट होगा मैंने क्या बोला था, इक्विवेलेंट मास के बराबर होगा 31.75, क्योंकि कॉपर का 63.5 होता है, डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 31.75 ग्राम आएगा, तो वो होगा उसका इक्विवेलेंट मास। चल रहा है सब कुछ साथ साथ। अब देखो जरा, मास डिपॉजिटेड बाई 1 कूलाम चार्ज, फिर से वही EYF, E कितना है 31.75 डिवाइडेड बाई कितना 96500। ठीक, जब हम कंफ्यूज होते हैं तो उन सब चीज़ों को एक साथ, है ना, एक साथ सोचना होता है, तब जाके हमारा कंफ्यूजन दूर होता है।
यहाँ देखो कितनी बातें चल रही हैं। जैसे किसी ने पूछा कॉपर का 1 मोल डिपॉजिट कराना है, कितने फैराडे की जरूरत है, आपने फटाफट बोला 2 फैराडे की, क्योंकि इसका इनफैक्टर ही 2 है। अब फिर कोई पूछेगा वाई इनफैक्टर इज 2, तो आप बोलोगे सर 1 मोल जब भी हम देख रहे हैं कॉपर को डिपॉजिट कराना है, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वही उसका इनफैक्टर है। अब इक्विवेलेंट मास कॉपर का इस इलेक्ट्रोलाइसिस में कैसे, मोलर मास अपॉन इनफैक्टर, मोलर मास उसका 63.5 बाई 2 31.75। अब उन्होंने कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया 1 फैराडे से कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, 31.75, क्योंकि हमें तो दिमाग में है और ये बहुत कॉमन है, 31.75 ग्राम उसका इक्विवेलेंट मास है। अब फिर उन्होंने पूछ लिया नहीं 1 कूलम चार्ज पास करने से कॉपर कितना डिपॉजिट होगा, तो दैट इज द आंसर EYF 31.75 अपॉन 96500। इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ पर वो एग्जाम्पल लिए हैं जिन पर क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। Al3+ 3 इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम। अब आप गौर से देखो, एल्यूमिनियम का 1 मोल दिख रहा है आपको, 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर कन्वर्ट हो रहा है। तो एल्यूमिनियम के 1 मोल को डिपॉजिट कराने के लिए आपको कितने फैराडे की ज़रूरत है, 3 फैराडे की। इसका मतलब हुआ 3 फैराडे से 1 मोल डिपॉजिट होगा तो एन फैक्टर एल्यूमिनियम का कितना है, 3। लेकिन 1 फैराडे से एल्यूमिनियम कितना डिपॉजिट होगा, 9 ग्राम। मतलब मोलर मास एल्यूमिनियम का था 27, 3 से डिवाइड किया 9 आ गया, ये हमने लिख दिया 9 ग्राम। तो 1 फैराडे से एल्यूमिनियम 9 ग्राम। अब 1 कूलम चार्ज से कितना एल्यूमिनियम डिसाइड होगा, 9 डिवाइडेड बाई 96500 ग्राम। आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी वैरायटी कितनी ज़्यादा है ना। हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कम टाइम में करना आना चाहिए और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करना आना चाहिए। उसके लिए कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी है। और ये एल्यूमिनियम के लिए बदलने वाला नहीं है, कॉपर के लिए बदलने वाला नहीं है, सोडियम के लिए बदलने वाला नहीं है। तो जो बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, वो क्या करते हैं, इन सब कॉन्सेप्ट्स को पहले से ही दिमाग में बिठा लेते हैं। जब वो क्वेश्चंस करते हैं तो उनकी स्पीड पहले से बहुत ज़्यादा हो जाती है, राइट। तो Ag+ वाला एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। Ag+ से Ag बन रहा है, तो Ag के 1 मोल को डिपॉजिट कराने के लिए कितने फैराडे की ज़रूरत है, 1 फैराडे की। 1 फैराडे से कितना सिल्वर के मोल डिपॉजिट होंगे, 108 ग्राम मास और 1 मोल सिल्वर। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि सिल्वर नाइट्रेट लिया या Ag+ का सॉल्यूशन लिया, 1 मोल उसमें डिपॉजिट कराना है तो कितने फैराडे, 1 फैराडे। और मास कितना, 108 ग्राम डिपॉजिट होगा और 1 कूलम चार्ज से 108 बाई 96500। तो सोडियम का याद रखें, थोड़ा कॉपर के बारे में, एल्यूमिनियम के बारे में, सिल्वर। मेटल के केस में 4 बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होते हैं। अब जरा आगे बढ़ते हैं तो 3 गैसेस के लिए मैं जरूर कहूँगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। 3 गैसेस के केस बिल्कुल दिमाग में शिफ्ट कर लो भाई। आप देखो कि यहाँ पर मैंने H2 गैस बनाई है, H+ से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर H2 और 2 फैराडे यहाँ पर बन रहे हैं। H2 का 1 मोल, H2 का आधा मोल 1 फैराडे, मतलब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर 1 मोल लेंगे तो 2 फैराडे की जरूरत पड़ेगी, इसलिए H2 का गैस का इनफैक्टर है 2। अब 2 इसका मोलर मास है, 2 इसका इनफैक्टर है, तो उसका इक्विवेलेंट मास आया 1 ग्राम। तो हमेशा के लिए दिमाग में बिठा लो कि हाइड्रोजन गैस का इक्विवेलेंट मास कितना, 1 ग्राम। तो अगर मैं 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा तो वहां पर हाइड्रोजन कितनी डिपॉजिट होगी, 1 ग्राम। और अगर मैं 1 कूलम चार्ज पास करूंगा तो 1/96500 ग्राम ये डिपॉजिट होगा। अब क्लोरीन के केस में भी द सेम। 1 मोल क्लोरीन के लिए भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हाफ Cl2 लिखा है, मतलब हाफ मोल ऑफ Cl2 के लिए 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ Cl2 के लिए 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एन फैक्टर यहाँ पर कितना हुआ, 2 Cl2 का, और इसका इक्विवेलेंट मास है 35.5, क्योंकि 71 होता है Cl2 का मोलर मास। तो 71/2 अगर हम करेंगे तो 35.5 आ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 35.5 बाई 96500 ये वो मास है Cl2 का जो 1 कूलम चार्ज पास करने से डिपॉजिट होगा। किसी भी हालत में हाइड्रोजन और क्लोरीन को भूलना नहीं है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और चीज़ है इसमें, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को गौर से देखो, 1 मोल ऑक्सीजन को डिपॉजिट कराना है मान लो इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू, तो 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब O2 का इनफैक्टर 4 है। इस बात को दिमाग में बिठा दीजिए। और अगर कोई पूछे कि इसका मीनिंग क्या है अगर O2 का इनफैक्टर 4 है, तो सिंपल, 1 मोल O2 को इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू डिपॉजिट कराने के लिए जो मास हमें डिपॉजिट होगा 32 ग्राम 1 मोल, तो उसमें 4 फैराडे की ज़रूरत पड़ेगी। करेक्ट। तो 4 फैराडे 1 मोल के लिए, इसका मतलब इनफैक्टर 4। और 1 फैराडे से जो मास डिपॉजिट होगा वो 8 ग्राम,
जो कि O2 का इक्विवेलेंट मास है, और 1 कूलम चार्ज पास करने से जो मास डिपॉजिट होगा वो 8/96500। देखो किसी हालत में मत भूलना कि Z है क्या। Z का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो आप बिल्कुल बोलना एकदम टेंशन फ्री होकर कि Z वो मास है किसी सब्सटेंस का जो डिपॉजिट होगा जब उसमें 1 कूलम चार्ज हम पास करेंगे, और इक्विवेलेंट मास उस सब्सटेंस का वो मास है E जो 1 फैराडे मतलब 96500 कूलम चार्ज पास करने से डिपॉजिट होगा। तो मेरे हिसाब से 4 मेटल के एग्जाम्पल और 3 नॉन मेटल के, ये 7 अपने दिमाग से निकलने मत देना, इसको बिल्कुल शिफ्ट कर लो भाई। एल्यूमिनियम 9 ग्राम इक्विवेलेंट मास, और Z की वैल्यू एल्यूमिनियम के लिए 9/96500। ऐसे ही O2 के लिए आपका इक्विवेलेंट मास 8 ग्राम और उसके Z की वैल्यू 8/96500। H2 के लिए Z की वैल्यू 1/96500। ऐसे ही अगर मैं सोडियम के लिए बात करूं 23 ग्राम अपॉन 96500। ऐसे ही अगर हम कॉपर के लिए बात करें 31.75/96500। ऐसा करने से फ़ायदा ये है कि जब हम क्वेश्चंस में देखते हैं तो हमारी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा स्पीड में आती है, हम जल्दी कर पाते हैं, क्वेश्चन को जल्दी अंडरस्टैंड कर पाते हैं और आंसर दे पाते हैं। करेक्ट। अब यहाँ पर हमने हाइड्रोजन का ले लिया, ठीक है, क्लोरीन का ले लिया और ऑक्सीजन का ले लिया। अब जैसे एक क्वेश्चन आया, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फैराडे एंड चार्ज ऑफ द फॉलोइंग। नंबर ऑफ फैराडे, आपको यहाँ पर सबसे पहले ये देखना है MnO4 माइनस से Mn2 प्लस फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ मैग्नीज का +7 ऑक्सीडेशन नंबर है और यहाँ पर +2। तो पर मोल ऑफ मैग्नेट जो मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का गेन है, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाई 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस दैट इज 5 मोल ऑफ। इसका मतलब हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ी 5 फैराडे की, क्योंकि 7 से 2 में जा रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो 1 मोल पर मैग्नेट को Mn2 प्लस में कन्वर्ट करने के लिए कितने फैराडे की ज़रूरत है? 5 फैराडे। 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो 5 फैराडे। 5 फैराडे है तो चार्ज कैसे निकालेंगे? 5 × 96500 कूलम। 482,500 कूलम। अब हमारा यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि भाई 1 मोल के लिए कितना जाएगा, तो सबसे पहले आप बोलोगे 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है और 5 फैराडे की ज़रूरत है, और अगर चार्ज पूछते हैं तो 482,500 कूलम चार्ज की ज़रूरत है। अब यहाँ पर देखते हैं, देखो ये डाइक्रोमेट आयन है और ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें? Cr3 प्लस में। तो यहाँ पर क्रोमियम का +6 है और यहाँ +3 है, तो एक क्रोमियम का जो डिफरेंस है वो 6 - 3 आ रहा है, लेकिन 2 क्रोमियम है तो 2 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ से पता चला कि 1 मोल ऑफ Cr2O72 माइनस, है ना, कन्वर्ट हो रहा है किसमें? कन्वर्ट इनटू किस में जा रहा है? Cr3 प्लस में। तो 1 मोल ऑफ डाइक्रोमेट को रिक्वायर्ड है कितनी? रिक्वायर्ड 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 1 मोल के लिए 6 फैराडे, 1 मोल डाइक्रोमेट के लिए 6 फैराडे, तो 3 मोल्स के लिए बताइए आप कितना हो सकता है? 18 फैराडे की ज़रूरत होगी। 18 फैराडे को हम चार्ज में कन्वर्ट कर सकते हैं 18 × 96500। तो 18 फैराडे एंड 96500 into 18. These type of question are very, very important. How many Faraday? What is the charge that is required to convert this quantity into this quantity? You know, अगर मैं इसको मास में भी दे देता तो मास को पहले मुझे मोल्स में कन्वर्ट करता और 1 मोल के लिए जितने फैराडे चाहिए उतने का मल्टीप्लाई हम कर देते उसमें। जैसे अगर कोई हमें इसका मास दे दे तो मास को मैं पहले इसके मोल्स बनाऊंगा, फिर बोलूँगा 1 मोल के लिए 5 फैराडे की ज़रूरत है, तो इतने मोल्स के लिए कितने फैराडे की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो हमारे पास एक फॉर्मूला था, मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड, मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, करंट इन एम्पियर, टी इज द टाइम इन सेकेंड, एन फैक्टर, और ये 96500। दिस इज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। अब इस क्वेश्चन को जरा फटाफट से रीड करो। ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसमें डेफिनेटली Cu2 प्लस है, जिसमें हम 2E माइनस लिखकर Cu इक्वेशन बनाएंगे।
अब हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि 1 मोल ऑफ कॉपर के लिए 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इसका मतलब यहाँ पर 2 फैराडे चाहिए, मतलब n फैक्टर 2, 1 मोल ऑफ Cu2 प्लस रिक्वायर्ड कितना, 2 फैराडे, इसलिए इसका n फैक्टर 2 है। अब यहाँ पर हम जैसे हमसे मास डिपॉजिटेड पूछ रहे हैं, मोलर मास ऑफ द कॉपर इज 63.5, करंट इन एम्पियर 1.5, 10 मिनट का टाइम है लेकिन हम उसको सेकंड में चेंज करते हैं तो 10 इंटू 60, एन फैक्टर 2 है 96500। यहाँ से हम इसका मास डिपॉजिटेड कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब ट्रिक जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा फटाक से समझ आए कि व्हाट शुड बी द पैटर्न ऑफ दिस क्वेश्चन। यही सबसे बड़ी ट्रिक है फिजिकल केमिस्ट्री को सॉल्व करने का तरीका, कि आप पहले से बहुत सारी चीज़ें जान के रखें, तभी क्वेश्चन आपका जल्दी हो पाएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन के लिए भी टाइम चाहिए होता है। अब जैसे एक और क्वेश्चन देखें कि कैलकुलेट द करंट इन एम्पियर दैट डिपॉजिट 954 ग्राम ऑफ द एल्यूमिनियम। अब देखो इसमें कितनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि भाई आपके पास Al3 प्लस है Al2 में, जो 3 इलेक्ट्रॉन लिखकर Al में जाएगा। इसका मतलब एल्यूमिनियम के 1 मोल के लिए फॉर 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। इसका मतलब एन फैक्टर एल्यूमिनियम का कितना हुआ, 3। इस हिसाब से हम अगर मास वाला फॉर्मूला लगाएं तो मोलर मास I इंटू टी अपॉन एन इंटू एफ। तो व्हाट इज द मास ऑफ द एल्यूमिनियम दैट डिपॉजिटेड, 54, दिस इज 27। करंट इन एम्पियर हमें निकालना है और टाइम हमें दिया हुआ है कितना, जो यहाँ पर 5 मिनट का टाइम है, इसको हमें सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। 5 इंटू 60, 96500 एंड 3। तो यहाँ पर हम सॉल्व करके इसके करंट एंड एम्पियर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन देखते ही हमें पहले उसका तरीका पता लग जाना चाहिए। व्हाट वॉल्यूम ऑफ O2 दैट इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर यूजिंग 200 एम्पियर करंट। तो जैसे आपने मास का फॉर्मूला देखा था, मोलर मास इंटू I इंटू टी अपॉन एन इंटू एफ, हम यहाँ पर लिख सकते हैं VmL ऑफ एनी गैस एट STP। हम वॉल्यूम ले सकते हैं और m की जगह हम ले सकते हैं मोलर वॉल्यूम, जो कि आप जानते हो 1 मोल गैस का वॉल्यूम है, और जस्ट I इंटू टी और n इंटू एफ। अभी हमने देखा था वॉल्यूम इनको कैलकुलेट करना है O2 का, तो VmL ऑफ O2 वो भी एट STP, राइट। मोलर वॉल्यूम, व्हाट इज द मोलर वॉल्यूम, 22,400। एन फैक्टर O2 का कितना बताया था, 4। I करंट इन एम्पियर इज 200 एम्पियर, और टाइम हमें जो दिया है 2.5 आवर्स। तो 2.5 आवर्स को हमें सेकंड में चेंज करना है 96500 से डिवाइड। दिस इज द आंसर। अब जरा सोचो यार, इस कैलकुलेशन को करने के लिए हमें टाइम की ज़रूरत है, और अगर हमें क्वेश्चन ही समझने में टाइम लग गया, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, एन फैक्टर 4 रखना है, 2 रखना है, क्या रखना है, तो दैट इज़ द प्रॉब्लम। कई बार वो घुमा ही देते हैं, O2 का सीधे सीधे इक्विवेलेंट मास से ही कैलकुलेट करा लें, है ना। E दे दिया, E से हमें वैलेंसी की ज़रूरत ही नहीं है, एन फैक्टर की ज़रूरत नहीं है। बट दिस इज द बेसिक ऑफ दिस क्वेश्चन। एक और है जैसे क्वेश्चन, इफ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ मेटेलिक वायर फॉर 2 आवर्स देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू द वायर, है ना। 2 घंटे के अंदर 0.5 एम्पियर करंट पास किए तो कितने इलेक्ट्रॉन पास किए। तो आप जानते हो Q इज इक्वल टू होता है I इंटू टी और टोटल चार्ज N इंटू E। N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो I इज द करंट दैट इज 0.5 और 2 आवर्स तक, मतलब 2 इंटू 60 इंटू 60, और N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E इज द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल चार्ज को इतने 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में बेटा सबसे ज़्यादा ज़रूरत पता है क्या होती है, कि हम क्वेश्चन को रीड जल्दी से जल्दी करें, समझ पाएँ, उसमें कौन सा पैटर्न यूज़ करना है वो पता लगा पाएँ, तभी हम कैलकुलेशंस में टाइम दे पाएंगे। ओके, अब फैराडेज सेकेंड लॉ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आपने लॉ ऑफ इक्विवेलेंट पढ़ा होगा कि अगर हम 2 सब्सटेंस को रिएक्ट कराते हैं तो दोनों के इक्विवेलेंट्स बराबर होते हैं, और प्रोडक्ट जो बनता है उसके भी इक्विवेलेंट्स बराबर होते हैं। यहाँ पर भी कुछ कुछ वैसे ही, अगर मैं शॉर्टकट में बोलूँ तो यहाँ सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर सल्फेट के 2 सेल ले लिए, सेम करंट हमने पास कर दिया, तो दोनों ही मेटल जो डिपॉजिट होंगी, दोनों ही सेल में जो मेटल डिपॉजिट होंगी उनके इक्विवेलेंट्स बराबर होने चाहिए, है ना। जैसे सेल 1 में अगर इक्विवेलेंट ऑफ A है
और इक्विवेलेंट ऑफ दूसरे में बी के हैं तो दैट शुड बी इक्वल। और इक्विवेलेंट निकालने का तरीका है मास ऑफ ए इक्विवेलेंट मास ऑफ ए मास ऑफ बी और इक्विवेलेंट मास ऑफ बी। सो सिंपल। या फिर हम सीधा सीधा बोलते हैं कि W प्रोपोर्शनल टू ई। ये सही मायने में सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे है। अगर इलेक्ट्रोलाइसिस में I इंटू टी और F सेम हो जाए, जैसे कि आप देख रहे थे मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड का क्या फॉर्मूला था, Z इंटू आई इंटू टी, फिर आया था Z को हमने लिखा था EYF I इंटू टी। तो जरा सोचो I T और F अगर ये दोनों तीनों सेम है तो W प्रोपोर्शनल टू E हो गया। ये उनका सेकेंड लॉ है। मतलब उनका कहना क्या सिंपल है, देखिए जरा कि सेल 1 और सेल 2 में दो अलग अलग आपने सॉल्यूशन लिए, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन ले लिए और दोनों में आपने सेम करंट पास की सेम टाइम तक। तो इसमें जो मेटल डिपॉजिट होगी, इसमें जो मेटल डिपॉजिट होगी, उसके मास का रेशियो उनके इक्विवेलेंट मास के रेशियो के बराबर है। मतलब ये चीज़ मैंने इसको ऐसे बता दिया। ये थोड़ा समझने में और अलग लगेगा, लेकिन ये और ये दोनों चीज़ें हैं तो सेम ही। तो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे, इफ सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड इनटू द सॉल्यूशन ऑफ टू डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, है ना, देन द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड, द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट मास। अब हमें जैसे ये क्वेश्चन आता है इसको पहचानने के लिए चाहिए, जैसे कि आप करंट पास कर रहे हैं KCl सॉल्यूशन में 19.5 ग्राम पोटेशियम डिपॉजिट हो रहा है। इफ द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, देन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड। मतलब एक तरफ तो पोटेशियम डिपॉजिट हो रहा है और एक तरफ एल्यूमिनियम क्लोराइड से एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो रहा है। तो हमें सिर्फ इतना करना है कि मास ऑफ पोटेशियम और इक्विवेलेंट मास ऑफ पोटेशियम और मास ऑफ एल्यूमिनियम और इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम। अब पोटेशियम पर होता है K+, Al पर होता है 3+, इसके लिए एन फैक्टर 1 यूज होगा, इसके लिए एन फैक्टर 3 यूज होगा। तो एल्यूमिनियम का जो इक्विवेलेंट मास है वो 27/3 होता है, मतलब 9 ग्राम, और पोटेशियम के लिए 39/1 मतलब 39 ग्राम। तो अब हमें क्या करना है, पोटेशियम का मास है 19.5, 39 उसका इक्विवेलेंट मास है, मास ऑफ एल्यूमिनियम, और यहाँ पर इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना 9, ये आ गया 2, तो W एल्यूमिनियम 4.5 ग्राम। तो क्वेश्चन देखा और पता चल गया हाँ यार ये तो सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे से होने में। आपको कई बार जब इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है। तो मेरा एक सजेशन है कि आप पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को, अपनी इंफॉर्मेशंस को इतना ज़बरदस्त अपने दिमाग में रखो, जिससे क्वेश्चन देखा पहले उसका प्लान पता चलना चाहिए। जैसे ही आपको प्लान पता चला और आपने फटाफट वो लगाया और फिर कैलकुलेशन के लिए हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, राइट। करंट एफिशिएंसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। करंट एफिशिएंसी, परसेंटेज करंट एफिशिएंसी, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है। जैसे आपको लग रहा है कि मुझे 10 मिनट में, ठीक है, 10 मिनट में कम से कम 5 क्वेश्चंस करने चाहिए। तो 10 मिनट में आपने 5 क्वेश्चन किए तो 100% एक्यूरेसी है। मतलब हमने एक सिस्टम बना लिया कि 2 मिनट एक क्वेश्चन के लिए देना है, मतलब 10 मिनट 5 क्वेश्चन। अब आपने क्या किया, 20 मिनट में 5 क्वेश्चन किए, करेक्ट, 20 मिनट में 5, तो टाइम आपको क्या लग रहा है, डबल लग रहा है। इसका मतलब आपकी एफिशिएंसी यहाँ पर 50% है ना। इसका मतलब ये हुआ कि 10 मिनट में 5 क्वेश्चन होने चाहिए, लेकिन आपके क्वेश्चन 20 मिनट में 5 हो रहे हैं। या आपको ऐसे भी कहा जा सकता है कि 10 मिनट में आपने 2.5 क्वेश्चन सॉल्व किए, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी एफिशिएंसी 50% है। तो उसका एक तरीका है, देखो कि भाई एक्चुअल, और यहाँ पर एक होता है मीटर करेंट। जैसे आपने एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल लेना, जैसे एल्यूमिनियम 3+ है, 3 इलेक्ट्रॉन है एल्यूमिनियम, ठीक। आपको मालूम है कि 1 मोल एल्यूमिनियम के लिए कम से कम 3 फैराडे की ज़रूरत होती है, ठीक है, 3 फैराडे की ज़रूरत होती है। ये हमें पता है कि 1 मोल एल्यूमिनियम के लिए 3 फैराडे चाहिए अगर आपको 1 मोल एल्यूमिनियम डिपॉजिट कराना है तो, ठीक। अब हम चेक करना चाहते हैं कि करंट एफिशिएंसी, तो हमें कुछ डेटा दिया होगा एक्सपेरिमेंटल, तो हमने एक कॉन्सेप्ट बना लिया एक्चुअल करंट और अमीटर करंट इनटू 100। चलो आपको 1 मोल एल्यूमिनियम डिपॉजिट कराना है, 1 मोल एल्यूमिनियम डिपॉजिट भी हो रहा है,
ठीक है, तो एक मोल के लिए आपको कितना मिल रहा होगा, एक मोल आपको एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो रहा है, मतलब एक्सपेरिमेंटली ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आपने समझ लिया कि 3 फैराडे आपको मिल रहे हैं, लेकिन रीडिंग हमें दिखा रहे हैं पता है कितने की, 6 फैराडे की। मतलब आपने अमीटर करंट देखा, आपकी रीडिंग देखी तो यार 6 फैराडे पास हुए, लेकिन हमें मिला तो एक ही मोल एल्यूमिनियम। हमने दिमाग लगाया कि यार एक मोल एल्यूमिनियम अगर हमें मिल रहा है इसका मतलब 3 फैराडे पास हुए होंगे, लेकिन रीडिंग तो 6 की आ रही है। मतलब थियोरेटिकली देख रहे हैं तो 6 आ रहा है और एक्सपेरिमेंटली देख रहे हैं तो 3 आ रहा है, तो 3/6 इंटू 100 मतलब 50% एफिशिएंसी है। सीधी सीधी बात है भाई, 6 फैराडे पास करने पर मिल तो आपको 3 ही फैराडे रहे ना। ये कैसे पता चला आपको 3 ही फैराडे मिल रहे हैं, क्योंकि 6 फैराडे पास करके उन्होंने हमें बताया कि 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो रहा है। हम जानते हैं कि 1 मोल एल्यूमिनियम को डिपॉजिट कराने के लिए 3 फैराडे चाहिए होते हैं, लेकिन यहाँ तो 6 फैराडे की रीडिंग आ रही है, तो 3/6 इंटू 100 मीन्स 50% करंट एफिशिएंसी। करंट एफिशिएंसी को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है भाई। आपको मालूम है कि आपके क्वेश्चन हुए 5, लेकिन आपको कितना टाइम लगा, 20, तो 5 और लगना कितना चाहिए था, 10, तो 10/20 इंटू 100। एक्चुअल कितना 10 लगना चाहिए था, लेकिन लग कितना रहा है 20, इसका मतलब 50% करंट एफिशिएंसी। तो अगर आपने इसमें अपना कॉन्सेप्ट बना लिया कि एग्जैक्टली व्हाट इज द करंट एफिशिएंसी, मतलब ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस आप जितनी करंट पास कर रहे हो उतनी करंट हमारे एक्सपेरिमेंट में आ नहीं रही है, दैट मीन्स कि आपका इलेक्ट्रोलाइसिस करने का तरीके में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आउटपुट नहीं मिल रहा पूरा, उसी को हम कहते हैं करंट एफिशिएंसी। तो हमने इसके 2 तरीके बना लिए अभी फिलहाल, एक्चुअल करंट जो आपको एक्चुअल में मिल रहा है, और जो करंट आप पास कर रहे हो अमीटर करंट इंटू 100, या जो आपको मास किसी सब्सटेंस का मिला और जो सब्सटेंस का मास मिलना चाहिए था उसका रेशियो इंटू 100, इसी को कहते हैं करंट एफिशिएंसी। देखो ये रट के करने वाली चीज़ है ही नहीं, है ना। एक आध बार अगर तुक्का लग के सही हो भी गई तो वो प्रॉब्लम ही है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज 54 ग्राम वाटर इनटू O2 इफ करंट एफिशिएंसी इन 40%। इन्होंने हमसे नंबर ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड पूछा है, मतलब हम अपने सोर्स से कितने फैराडे पास करें जिससे हमें 54 ग्राम वाटर का कन्वर्जन हो जाए O2 में, और करंट एफिशिएंसी हमें दी है 40%। तो हम लोग यहाँ पर पहले एक चीज़ सोचते हैं कि करंट एफिशिएंसी इज इक्वल टू एक्चुअल फैराडे पास्ड, राइट, एंड अमीटर रीडिंग से कितने फैराडे पास होने चाहिए इनटू 100। या हम इसको ऐसे लिख दें, नंबर ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड फ्रॉम सोर्स इनटू 100। मतलब एक्चुअल फैराडे में कितने पास्ड होने चाहिए और सोर्स से कितने फैराडे पास होने चाहिए अगर उसकी करंट एफिशिएंसी 40% है। तो चलिए पहले एक काम करते हैं, वाटर का अभी मैंने बताया था, वाटर से O2 अगर जा रहा है तो उसका इन फैक्टर 2 है, मतलब 18 ग्राम वाटर मतलब 1 मोल के लिए हमें चाहिए 2 फैराडे। तो सीधा सीधा 54 ग्राम को 18 से डिवाइड करेंगे, 3 मोल ऑफ H2 आएंगे। तो जरा आप ही लगा लिए दिमाग फटाफट, 3 मोल ऑफ वाटर के लिए कितने फैराडे की ज़रूरत है, 6 फैराडे की ज़रूरत है। तो करंट एफिशिएंसी 40% है और एक्चुअल फैराडे में 6 चाहिए, तो यहाँ पर नंबर ऑफ फैराडे कितना होना चाहिए सोर्स से जो आ रहा है, तो नंबर ऑफ फैराडे 6 इंटू 100/40, 15 फैराडे की ज़रूरत पड़ेगी। समझ गए आप? इसका मतलब 15 फैराडे जब आप पास करोगे तो आपको मिलने वाले तो 6 ही फैराडे हैं, करेक्ट, जिससे कि 54 ग्राम वाटर डिकम्पोज हो जाए O2 में। है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सबसे पहले ये पता करो कि 54 ग्राम वाटर के लिए एग्जैक्टली कितने फैराडे चाहिए। तो 54 ग्राम वाटर में वाटर का इनफैक्टर पता कर लो कितना, 2। तो हमें 54 ग्राम वाटर में कितने मोल से वो निकालते हैं, कितने आएंगे, 3 मोल आए तो हर 1 मोल वाटर के लिए 2 फैराडे की ज़रूरत है, इसका मतलब 6 फैराडे।
लेकिन ये 6 फैराडे हमारा एक्चुअल नंबर ऑफ फैराडे है, लेकिन सोर्स से हम कितने फैराडे पास करें 40% के अकॉर्डिंग, तो 15 फैराडे आपको पास करनी ज़रूरी है। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रोलाइसिस पर काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और टॉपिक इस इलेक्ट्रोलाइसिस का, इससे जुड़ा हुआ बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब आप जिस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को लेकर उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हो तो उससे बनने वाले प्रोडक्ट कौन कौन से होंगे, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं। देखिए, अगर कभी जैसे मैंने मोल्टन NaCl लिया था तो Na+ और Cl नेगेटिव भी था, लेकिन कई बार जब मैं NaCl को वाटर के साथ लूँ तो Na+ और Cl नेगेटिव वाटर भी है जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो सकता है ना। कॉपर सल्फेट को जब वाटर में डालते हैं तो कॉपर का और सल्फेट का और वाटर का, इन तीनों में ही रिडक्शन ऑक्सीडेशन होने के चांसेस हैं। तो जब किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में एक से ज़्यादा टाइप की स्पीसीज अवेलेबल हैं जो ऑक्सीडाइज हो सकती हैं, या एक से ज़्यादा टाइप की स्पीसीज अवेलेबल हैं जो रिड्यूस भी हो सकती हैं, तो हमें एक थ्योरी की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम बोलते हैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। मतलब अगर एक सॉल्यूशन में Na+ और H+ और Cu2+ 3 आयन हैं या 2 आयन है कम से कम, तो कौन सा आयन पहले रिड्यूस होगा, या एनाइन है, नाइट्रेट है, OH है, सल्फेट है, कौन सा एनाइन पहले ऑक्सीडाइज होगा। ये कंपैरिजन करने के लिए एक थ्योरी की ज़रूरत है जिसका नाम है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। ये थ्योरी ये कहती है कि अगर मोर देन वन टाइप ऑफ कैटाइन या एनाइन प्रेजेंट है इन द सॉल्यूशन तो पहले वो आयन जाएगा जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल सबसे कम होगा। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि जिसको डिस्चार्ज होने में बहुत कम पोटेंशियल की ज़रूरत हो, बहुत कम एनर्जी की ज़रूरत हो, वो पहले डिस्चार्ज होगा, मतलब वो पहले रिड्यूस होगा या वो पहले ऑक्सीडाइज होगा। इसी को कहा जाता है डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी। तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बड़े इंपॉर्टेंट हमारे इलेक्ट्रोलाइसिस के कॉन्सेप्ट हैं। तो Ag+, Cu2+, H+, Mg2+, Na+, ये बहुत ही कॉमन केसेस हैं जिनमें हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। आप देख रहे होंगे इनका डिस्चार्ज पोटेंशियल Na+ का सबसे ज़्यादा दिख रहा है इन सब में। अगर देखें तो अगर मैं कहूँ कि Silver+ और Copper2+ एक साथ सॉल्यूशन में, तो पहले कौन जाएगा, तो डेफिनेटली Cu2+ और Ag+ में से कौन जाएगा, Ag+, क्योंकि इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। सबसे ज़्यादा मुश्किल से कौन जाएगा, Na+, क्योंकि इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा है। सीधी बात है, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है वो पहले जाएगा रिड्यूस होने के लिए, और जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा है वो बाद में जाएगा। अब ऐसा ही ज़रा इसमें चेक करते हैं। एनाइन में ऑक्सीडेशन की वही लाइन लगी हुई है, सबसे पहले कौन ऑक्सीडाइज होगा, किसको जल्दी पड़ी है ऑक्सीडाइज होने की, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। तो ये सल्फेट और OH का एक तो बहुत अच्छे से दिमाग में रखो। OH और सल्फेट में जब भी बात आए, मतलब OH फ्रॉम द वाटर, तो यहाँ पर कौन पहले ऑक्सीडाइज होगा, OH। नाइट्रेट और OH में भी कौन ऑक्सीडाइज होगा, OH। लेकिन OH और हैलाइड आयंस में अगर देखें तो हैलाइड पहले जाते हैं इन जनरल, तो हैलाइड का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है OH से, और OH का डिस्चार्ज पोटेंशियल सल्फेट और नाइट्रेट से कम है। तो ये पता लगाना है कि कौन सा आयन पहले डिस्चार्ज होगा, तो हमें इस थ्योरी को जानना बहुत ही ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द इलेक्ट्रोलाइसिस। अब जैसे हमें ये पता चल गया, हमसे क्वेश्चन आए नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइसिस के कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स हैं, है ना। 100% ऐसा कोई रूल नहीं है कि इसके प्रोडक्ट यही होंगे। अगर हम कंडीशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बदल दें तो हो सकता है प्रोडक्ट भी चेंज हो जाए। तो ये नॉर्मल एक इलेक्ट्रोलाइसिस की जो एक कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोड जैसे कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेकर हम ये इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। तो एक एग्जांपल अगर हम लेंगे NaCl का, बहुत बेहतरीन इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। तो आप जानते हैं कि NaCl जो सॉलिड है, अगर हम इसको एक्वस में डिज़ोल्व करते हैं तो ये Na+ एक्वस और Cl नेगेटिव एक्वस बनाता है। अब जब हम कैथोड की बात करते हैं, एट कैथोड, तो हमारे पास H+ होता है जो हमें वाटर से मिल रहा है, और Na+ एक्वस तो पानी में है ही। इन दोनों में अगर हम देखें तो H+ का जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो सोडियम से, Na+ से कम है। तो पहले H+ जाएगा कहाँ पर, कैथोड पर रिड्यूस होने के लिए। तो एट कैथोड जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस। और अगर हम एट एनोड की बात करें, अगर, तो यहाँ पर वाटर से जो OH- मिल रहे हैं और Cl- जो एक्वस है, डेफिनेटली इसमें Cl- जाएगा जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल OH- से कम है। तो हम कह सकते हैं कि एट एनोड जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो होगा Cl2।
अब जैसे ही एक्वा सॉल्यूशन NaCl आया और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इसमें देते नहीं है, लेकिन हम मान सकते हैं कि इनर्ट इलेक्ट्रोड है, तो हाइड्रोजन एक प्रोडक्ट है, Cl2 एक प्रोडक्ट है, ये कैथोड पर है और ये है एट एनोड, करेक्ट। लेकिन इसके साथ एक और ख़ास बात हो रही है, वाटर के अंदर देखो, अगर वाटर से H+ चला जाएगा H2 बनकर, तो वाटर में कौन बचेगा, OH- और Na+। तो सॉल्यूशन के अंदर कैसा होता जाएगा, NaOH फॉर्म होता जाएगा और pH ऑफ द सॉल्यूशन, pH ऑफ दिस सॉल्यूशन इंक्रीजेस ड्यू टू NaOH फॉर्मेशन। तो NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस का ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीन चीज़ें एक साथ हो रही हैं, हाइड्रोजन मिल रहा है कैथोड पर, क्लोरीन मिल रहा है एनोड पर और NaOH मिल रहा है सॉल्यूशन में। NaCl के सॉल्यूशन का pH 25 डिग्री पर 7 होता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कराते जाते हैं उसका pH बढ़ने लगता है, क्योंकि H+ जाने लगते हैं और OH+ सॉल्यूशन के अंदर बने रह जाते हैं। एंड सिल्वर नाइट्रेट, अगर हम सिल्वर नाइट्रेट की बात करें तो यहाँ पर Ag+ होगा एक्वस और NO3- एक्वस होगा। इस हिसाब से एट कैथोड की अगर हम बात करते हैं तो जो Ag+ है वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर Ag में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर H+ का डिस्चार्ज पोटेंशियल जो कि वाटर से आ रहा है Ag+ से ज़्यादा है, तो यहाँ पर कौन मिलेगा, सिल्वर। और एट एनोड यहाँ पर 2 है, NO3- है और OH- है फ्रॉम वाटर। तो इससे साफ पता चल रहा है कि एट एनोड जो प्रोडक्ट होगा वो होगा O2, क्योंकि NO3- और OH- में से कौन पहले पहुंचेगा, OH-। मतलब इसमें वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है और O2 बन रहा है ना। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट हुए 2, सिल्वर एंड O2, और सॉल्यूशन में जो बच रहा है वो बच रहा है HNO3। मतलब pH सॉल्यूशन का डिक्रीज होने लगेगा ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। तो डिस्चार्ज पोटेंशियल को दिमाग में रखकर हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट बता सकते हैं। जैसे कि अगर कॉपर सल्फेट यहाँ पर लेते, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ द कॉपर सल्फेट। तो अगर हमें जल्दी जल्दी सोचना है कॉपर सल्फेट एक्वस, तो हम सोच सकते हैं कॉपर एंड O2, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है Cu2+ है, सल्फेट है और यहाँ पर वाटर है, वाटर में से H+ हो सकता है या OH-। अब ज़रा देखो Cu2+ और H+ में से अगर हम देखें तो कौन पहले पहुँचेगा भाई, डेफिनेटली Cu2+, इसलिए कॉपर मिल गया हमें कैथोड पर, और वाटर और सल्फेट में से मतलब OH में से और सल्फेट में से कौन पहले पहुँचेगा, OH-, मतलब फ्रॉम द वाटर। तो O2 इज़ द प्रोडक्ट। और सॉल्यूशन के अंदर पता है क्या बनने लगेगा, H2SO4, तो यहाँ भी pH डिक्रीज होने लगेगा। तो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ द सिल्वर नाइट्रेट हमने ये कर ही लिया। सिल्वर इलेक्ट्रोड वाला केस यहाँ पर अलग है। तो अगर ये एक्टिव इलेक्ट्रोड की बात करते हैं, एक्टिव इलेक्ट्रोड, सिल्वर खुद एक इलेक्ट्रोड है, यहाँ केस में एट एनोड देखिए ज़रा, सिल्वर प्लस में जा सकता है और सल्फेट और दूसरी चीज़ है वाटर। इन तीनों में सबसे पहले ऑक्सीडाइज कौन सा होता है, मेटल, सिल्वर। तो इस केस में सिल्वर ही यहाँ पर डिज़ोल्व होकर Ag+ के फॉर्म में सॉल्यूशन में आएगा और एट कैथोड सॉल्यूशन में रहेगा Ag+ वाटर, राइट। तो कौन पहले पहुँचेगा, Ag+, एक इलेक्ट्रॉन लेकर Ag में कन्वर्ट हो रहा है। ये वो इलेक्ट्रोलाइसिस का एग्जांपल है जो कि एक्टिव इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस में करा रहा है। ऐसे केस में एक बात दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए, सिल्वर का ही एनोड है और सिल्वर का ही कैथोड है और बीच में सिल्वर नाइट्रेट है, तो सिल्वर इलेक्ट्रोड से एनोड से सिल्वर आयन बनते बनते सॉल्यूशन में आएंगे, तो धीरे धीरे एनोड जो बना है वो थिन होता चला जाएगा और Ag+ धीरे धीरे कहाँ डिपॉजिट होने लगेंगे, कैथोड पर सिल्वर की तरफ। इसका यूज़ हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में करते हैं या इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस के हमारे प्रोडक्ट हैं। और भी कई दे सकते हैं, जैसे वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस दे दी, H2 और O2 में कन्वर्ट हो गया। तो आपको डिस्चार्ज पोटेंशियल में किस किस का डिस्चार्ज पोटेंशियल हमने दिया हुआ है, जिसका कम हो उसको प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज कराकर उसका प्रोडक्ट का आइडिया बता सकते हैं।
तो मैं समझता हूँ इस वीडियो से आप एक बार इलेक्ट्रोलाइसिस के पूरे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से दिमाग में रखकर जितने भी क्वेश्चन से रिलेटेड हैं सब लगाइएगा और देखिएगा कि इससे हमें क्या फ़ायदे हो रहे हैं। मुझे लगता है डेफिनेटली आपके इलेक्ट्रोलाइसिस के क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से और बहुत जल्दी बनेंगे। थैंक यू।